चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई और विधायक हमारे संपर्क में हैं और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों से आमजन बहुत प्रभावित है। इसी वजह से कांग्रेस के विधायक नेताओं पर भारी दबाव है कि वह प्रधानमंत्री के विजन से खुद को जोड़े। यही कारण है कि पूरे देश में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बात को प्रारंभ से कह रहा हूं कि ऐसे अनेक लोग हैं जो आज मोदी जी के और माननीय पुष्कर धामी जी के कार्य से प्रभावित होकर देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि मेरी विधानसभा जहां का मैंने प्रतिनिधित्व किया और जिनसे मैं चुनाव हारा हूं, एक बार मैंने हराया, इस बार उन्होंने हराया, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता ली है और ये क्रम लगातार आगे बनता रहेगा। बड़ी संख्या में दूसरे दलों के अनेकों ऐसे वर्तमान सिटिंग एमएलए भी हो सकते हैं, पूर्व विधायक हो सकते हैं, ये क्रम बढ़ता चला जाएगा और लोग मोदी जी के साथ पुष्कर धामी से खड़े होने को तैयार है। आज ये भी खुशी की बात है कि पूरी जो लोकसभा है वो पूरी तरह कांग्रेस मुक्त हो चुकी है। उन्होंने कांग्रेस से जो विधायक छोड़ रहे हैं उस पर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी के विजन से सभी जुड़ना चाहते हैं, इसलिए सब बीजेपी में जुड़ना चाह रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने यह भी दावा किया है कि इस बार सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कांग्रेस के विधायकों पर भारी दबाव है विकास कार्यों से और बहुत खुश हैं आमजन, काफी प्रभावित है। इन्हीं सब को लेकर जो है सभी पार्टी को छोड़ रहे हैं और बीजेपी से जुड़ना चाह रहे हैं। उन्होंने ये दावा भी किया है कि इस बार बीजेपी सभी सीटों पर जीतेगी। बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने राजेंद्र भंडारी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वहीं राजेंद्र भंडारी के इस्तीफे के बाद अब बद्रीनाथ विधानसभा सीट खाली हो गई है, जिसके लिए उपचुनाव होंगे। बता दें कि बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ली। वहीं राजेंद्र भंडारी के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने राजेंद्र भंडारी के इस्तीफा देते ही उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। राजेंद्र भंडारी ने आपको बता दें अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट से वो सांसद थे, जिसके बाद अब वो सीट खाली है। राजेंद्र भंडारी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है पार्टी में और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। विकासनगर की कालसी थाना पुलिस ने एक चरस तस्कर को भारी मात्रा में चरस के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर कालसी थाना पुलिस ने कोटी रोड पर एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर तस्कर के पास भारी मात्रा में 2 किलो 60 ग्राम चरस बरामद हुई। बरामद चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 लाख रुपए से अधिक आंकी जा रही है। पुलिस की पूछताछ में इस शातिर चरस तस्कर ने बताया कि नेपाली मूल के एक व्यक्ति से उसने ये चरस खरीदी है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भारी मात्रा में चरस के साथ पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर पुलिस ने जो है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कार्रवाई करते हुए काफी मात्रा में चरस इस आरोपी के पास से बरामद किया है और आगे की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। वहीं इस आरोपी का कहना था कि नेपाली मूल के किसी व्यक्ति से इसने ये चरस खरीदी थी, जिसको वो आगे बेचने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से भारी मात्रा में चरस भी बरामद किए हैं। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत की जा रही चेकिंग के दौरान थाना कालसी पुलिस द्वारा कोटी रोड पे एक व्यक्ति भगत राम निवासी धारिया मलेथा को 1 किलो 60 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी टीम में एडिशनल एसआई युद्धवीर सिंह, कांस्टेबल मोहन व कांस्टेबल जसराम सम्मिलित थे। बरामद चरस की कीमत लगभग 2 लाख से कुछ अधिक है और इस प्रकार अभी उसे रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।
क्या कोई बड़ा गिरोह है? अभी तो इनिशियल तौर पे जो जानकारी आएगी, इसको किसी नेपाली द्वारा भेज के जो नेपाल जा रहा था उसको पैसे की आवश्यकता थी, तो उसके द्वारा ये लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही जहां बीजेपी ने एक तरफ तैयारियां तेज कर ली है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगातार हमला कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, उन्होंने 5 सालों में अब तक एक भी विकास कार्य प्रदर्शन नहीं किए हैं। साथ ही पिछले दिनों बीजेपी सांसदों द्वारा जिन गांवों को गोद लेने की बात की गई थी, उन गांवों में अगर जाकर देखें तो हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। इसके साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था सहित महिला अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अच्छी पकड़ है, किस तरह से आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पहले इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि इनके सांसदों ने विगत 10 वर्षों में अपने क्षेत्र के लिए क्या काम किया, क्या उपलब्धि रही। जो गांव उन्होंने गोद लिए थे, क्या वो गांव चलने फिरने के लायक हो गए कि नहीं हो गए। अपने अपने क्षेत्र में केंद्र से कौन कौन सांसद कौन सी बड़ी स्कीम लेके आया, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे विद्युत के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क निर्माण के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो। कोई एक भी मेडिकल कॉलेज खोला या कोई एक भी नई यूनिवर्सिटी देने का काम किया? देखिए, मैं कांग्रेस के जो मुद्दे वो जनता पर लेके जाए, जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, उसका पूरा रुझान हम इस बीच देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं, मातृशक्ति का सम्मान मिल रहा है। हर मुद्दे जनता के बीच में जब जाते हैं तो जनता का तोल करती है, और वही कारण है कि आज हर मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। वो हमारे लाभप्रद है और बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं। ये राजनीति का बड़ा पक्ष भी है और उस हेतु में आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है सर, क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी? वन साइडेड अभी बहुत बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं। आप देखोगे कांग्रेस को कोई नेता न मिलेगा, ना उनको स्थान मिलेगा। उत्तराखंड में लोकसभा की हॉट सीट माने जाने वाली हरिद्वार लोकसभा सीट पर जहां एक तरफ बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने अभी तक हरिद्वार सीट पर सस्पेंस बरकरार रखा है। वहीं हाल ही में टिकट को लेकर चुनावी गलियारों में खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ हरिद्वार सीट पर चर्चा होने की बात सामने आई है, जिसके साथ यह भी माना जा रहा है कि हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार सीट के दावेदार हीरा सिंह बीष्ट को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इस बात पर हीरा सिंह बीष्ट ने कहा कि हरिद्वार सीट पर मंथन बहुत ही गंभीरता से चल रहा है और जो हाईकमान कहेगा हम उसका पालन करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई है। वहीं कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में जुट गई है। शैलजा जो है और हरिद्वार सीट को लेकर फिलहाल अभी भी पेंच फंसा हुआ है, जहां पर काफी कयास भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि शैलजा हीरा सिंह बीष्ट के नाम पर कयास लगाए जा रहे हैं। जल्द ही जो है लिस्ट की घोषणा हालांकि हो सकती है। हरिद्वार पे मंथन बड़ी गंभीरता से चल रहा है और जो हाईकमान तय करेगा उस पर हम लोग करेंगे। हमने उसमें ज्यादा वो नहीं किया। जो चुनाव जीत सकता है, जो टक्कर दे सकता है, जनता का जिस पर विश्वास हो, ऐसा कैंडिडेट हमको दिया जाए। कौन आ रहा जा रहा उसमें आरोप नहीं लगना चाह रहा। जो कांग्रेस में है सबका स्वागत है। हम तो ये कह रहे कांग्रेस को, लेकिन ऐसा साधन न बनाए कि कांग्रेस सीढ़ी चढ़ने का मौका लेकर फिर कांग्रेस को भूल जाए। वो काम नहीं होना चाहिए। आए आस्था के साथ आए, हम स्वागत करें निश्चित रूप से। कांग्रेस का मनोबल बढ़ाएं, अपना ही बढ़ाएं, जनता की सेवा को ध्यान में रखकर वो काम करें। तो निश्चित रूप से ये चुनाव बड़ा चुनौतीपूर्ण है और कांग्रेस बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है। जो भी पार्टी का निर्णय हो, पार्टी हर पहलू पर उस पर विचार कर रही है और जो होगा निश्चित रूप से चुनाव जीतने के दृष्टिकोण से ये विलंब हो रहा है। उत्तराखंड में कांग्रेस के बिखरने का सिलसिला लगातार जारी है। अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष केसर सिंह नेगी समेत 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर पौड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ चुके नवल किशोर और पौड़ी ब्लॉक प्रमुख दीपक ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। वहीं चर्चाएं हैं कि अब तीनों ही जल्द बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि हाल ही में पार्टी छोड़ चुके मनीष खंडूरी के ये
तीनों करीबी थे। ये भी एक वजह है कि तीनों पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने लगे और फिर सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस छोड़ने की सूचना दी गई। आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टियों की तैयारियां तेज हो गई है। वहीं कई लोग जो है पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस से कई नेता जो हैं जिनके कांग्रेस पार्टी छोड़ने की बात सामने आ रही है और बीजेपी का दामन थामने की बात भी सामने आ रही है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाजपा सरकार देश में एक भ्रष्ट सरकार का जो काम कर रही है, ये लोग आज ये बता देना चाहते हैं कि हम जो 400 सीटें पार करेंगे। अगर इनकी 400 सीटें पार हो रही हैं तो इन पे इतनी खलबली क्यों मच रखी है कि ये हर दल के आदमी को अपने साथ लेना चाहते हैं। हर आदमी को ईडी का भय दिखलाकर, हर आदमी के पीछे सीआईडी की जांच लगवाने का डर दिखाकर, हर आदमी को ब्लैकमेल कर ये अपने पाले में ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसी क्रम में हमारे जो ये कह सकता हूं कि जिनकी जड़ें खोखली हैं, जिन पेड़ों की जड़ें खोखली होती हैं वो जल्दी गिर जाते हैं, तो कहीं न कहीं जो कांग्रेस में जिनकी जड़ें खोखली हैं वो उस तरफ भाग रहे हैं। उसी क्रम में जो है अनुकृति गुसाई जी, कोई ना कोई इनकी मजबूरी है। निश्चित रूप से कल तक वो गाना गाती थी कि जो है हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के लिए काम करेंगे, हमें मजबूत जवाबदारी दी जाए। और निश्चित रूप से एनएसयूआई में भी। खबर ऋषिकेश से है, जहां डोईवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत घर के बाहर खड़ी एक कार चोरी हो गई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर 6 घंटे के अंदर ही चोरी हुई कार को बरामद कर लिया। कार चोरी करने के आरोप में एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद सिंह गुसाई ने बताया कि आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया है। पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी कर रही है। वहीं चंद घंटे में ही चोरी हुई कार वापस मिलने पर पीड़ित विजय ने पुलिस का आभार व्यक्त किया है। पंजाब के बाद उधम सिंह नगर अब नशे का गढ़ बनता जा रहा है, जिसका नतीजा है कि अब जनपद में नशे की खेती का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि जनपद की पुलिस को एक बार फिर नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दिनेशपुर क्षेत्र में एक खेत में अवैध अफीम की खेती पकड़ी है। वहीं पुलिस ने अफीम के पौधे भारी मात्रा में बरामद किए हैं, जिसका वजन 76 किलोग्राम के करीब बताया जा रहा है। फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि जिले में एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार अफीम की खेती पकड़ी गई है। इसमें क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत ऑलरेडी जो है नशीले पदार्थों की तस्करी और नशीले पदार्थों पर पुलिस ऑलरेडी चेकिंग और सघन कार्रवाई इसमें कर रही है। इसी क्रम में एक सफलता हमें मिली है, जिसमें थाना दिनेशपुर में 507 स्क्वायर फीट में अफीम की खेती हो रही थी और उसकी सूचना हमें प्राप्त हुई, तो मौके पर जाकर उसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। और इसमें जो आगे की इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी फैक्ट्स आते हैं उनके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कासमपुर मोड़ के पास की है, जहां एक टेंट हाउस में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। वहीं गोदाम भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। गनीमत यह रही कि किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई। वहीं अनुमान यह है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। में सामने नहीं आई है। वहीं आग पर दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया है। हालांकि आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया है और कारण बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की जो है कारण बताई जा रही है। वहीं पुलिस जो है आगे की कार्रवाई में भी जुटी हुई है और दमकल की गाड़ियां लगातार वहां पर मौजूद रही, जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। तो ये हमारे टेंट हाउस में आग लगी थी, लेकिन अभी ये मालूम चल पा रहा है कि किस कारण से आग लगी। लेकिन क्योंकि टेंट हाउस पूरा गोदाम पूरा बंद था, तो शंका यही है कि शॉर्ट सर्किट के द्वारा ही आग लगी होगी। इस समय गर्मी भी ज्यादा है,
तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है कि हम ये आइडिया लगा रहे हैं, लेकिन अभी जांच के बाद आगे बताया जाएगा। फिर हमारे 8-9 कर्मचारी लगे हुए थे और चारों तरफ से उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत में लगे रहे और ये तो सब आप भी जान रहे थे, आप भी देख ही रहे थे। सभी कर्मचारियों ने बहुत मेहनत से आग को काबू किया। दमकल विभाग की यहाँ पर 2 गाड़ी लगी है, एक छोटी मिनी हाई प्रेशर और उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा की बैठकी होली सालों पुरानी है। इस होली में आपको कई शास्त्रीय संगीतों पर आधारित होली गीत सुनने को मिलेंगे, पर पुरुषों की बैठकी होली के अलावा अल्मोड़ा शहर में महिलाओं की होली की भी धूम रहती है। महिलाओं की टोली घर घर जाकर होली के गीतों का गायन करती है, जिसमें बैठकी होली, खड़ी होली, होली नृत्य और स्वांग प्रस्तुत किए जाते हैं। इन महिलाओं के समूह में करीब 10 लोग रहते हैं। वहीं महिला कल्याण संस्था की अध्यक्ष रीता दुर्गपाल ने बताया कि 34 सालों से महिला होली का आयोजन किया जा रहा है। बैठकी होली का आयोजन महिलाओं द्वारा किया गया। काफी संख्या में इस दौरान महिला मौजूद रही। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कई नृत्यों का प्रस्तुति दी गई, सांस्कृतिक नृत्यों की, संगीतों की प्रस्तुतियां दी गई। और अल्मोड़ा की ये तस्वीरें हैं जहां पर बैठकी होली का आयोजन पुरुष तो करते ही हैं, वहीं महिलाएं भी 34 साल से इस बैठकी होली का आयोजन करती आ रही हैं। और महिलाओं की टोली इस दौरान जो है देखी जा रही है बैठकी होली में, जिसमें उन्होंने गायन किया, सांस्कृतिक गायन किया, प्रदर्शन किया, प्रस्तुतियां दी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। नृत्य करती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं। महिलाओं की ये टोली जो गायन करती हुई निकली। और अल्मोड़ा की ये तस्वीरें हैं जहां पर बैठकी होली बड़ी धूमधाम से मनाया गया महिलाओं द्वारा, और महिलाओं द्वारा ये बैठकी होली का आयोजन किया गया था, जिसमें शास्त्रीय संगीतों का गायन किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड की होली, विशेषकर कुमाऊं की होली बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि महिलाओं का उत्साह जो होता है वो कुमाऊं में देखने लायक होता है। जैसे रंगों की होली का त्योहार हमारे जीवन में एक रंगों की उत्साह लाता है, उसी तरीके से ये जो महिलाएं हैं इनका उत्साह यही हमारी संस्कृति को आगे ले जाने का जो प्रयास कर रही हैं। नैनीताल लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद प्रत्याशी अजय भट्ट ने अपने चुनाव कार्यालय का हजारों कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की पूरे संसार में जय जयकार हो रही है और उनके मार्गदर्शन पर 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा जा रहा है, उससे ये साफ होता है कि दोबारा प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी ही होंगे। इस बार 400 से ज्यादा सीट जीतकर बीजेपी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस की सीट को लेकर उन्होंने कहा कि अभी तक नैनीताल सीट से कांग्रेस ने कोई भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इससे ये साफ हो जाता है कि कांग्रेस के पास बीजेपी के सामने खड़ा करने के लिए कोई भी प्रत्याशी दिखाई नहीं पड़ रहा है। बहुत जबरदस्त उत्साह कार्यकर्ताओं में है और जनता में है। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा या फिर कोई जा रहा हो झंडा लगा के, तो लोग चाहे मोटरसाइकिल में भी जा रहे हो तो अपना हाथ हिला हिलाकर अभिवादन करते हैं, वी बनाकर अभिवादन करते हैं। इससे साफ जाहिर है कि भारत की जनता ने मोदी जी को तिबारा भारी बहुमत से भारत की राजसत्ता देने का मन बना लिया है, ताकि वो प्रधान सेवक की तरह जिस तरह से 10 सालों तक काम किए हैं आगे को निर्बाध रूप से इसी तरह से काम करें और जो देश को 2047 में विकसित देशों की श्रेणी में आना है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से प्रशासन सक्रिय हो गया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर लगे राजनीतिक दलों के बैनर और पोस्टर हटाने का काम शुरू हो गया है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी का कहना है कि 3 चरणों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही है। पहले 24 घंटे में सरकारी कार्यालयों से प्रचार सामग्री हटाई जाएगी, फिर 48 घंटे में सरकारी दफ्तरों व शहरी क्षेत्रों में होर्डिंग बोर्ड व प्रचार सामग्री हटाई जाएंगे और 72 घंटे तक ग्रामीण शहरी सभी इलाकों से राजनीतिक प्रचार प्रसार, होर्डिंग बोर्ड, पोस्टर, बैनर सारे हटा दिए जाएंगे।
आचार संहिता लग चुकी है। आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही आचार संहिता लग चुकी है और ऐसे में सभी बोर्डिंग्स जो है हटाए जा रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के बोर्डिंग्स और होर्डिंग्स रास्तों से हटाए जा रहे हैं, उनके ऑफिसों से हटाए जा रहे हैं और इसको देखते हुए कार्रवाई लगातार जारी है। आचार संहिता लगने के बाद सारे होर्डिंग बोर्ड्स सहित सभी प्रचार सामग्री जो है वो हटाई जा रही है कमीशन द्वारा और लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद से आपको बता दें आचार संहिता लग चुकी है, जिसके तहत सभी बोर्डिंग्स और प्रचार सामग्री जो है जो सभी राजनीतिक पार्टियों की वो रास्ते से हटाए जा रही हैं। जो हमारी एसी लेवल पे टीमें गठित की गई हैं उनके द्वारा इसमें कार्रवाई की जाएगी। 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे में जो सरकारी संपत्तियां हैं, सरकारी परिसर हैं, इसके अलावा निजी संपत्तियां हैं, उस पर किसी भी प्रकार की जो प्रचार सामग्री लगी है उसे हटाया जाना सुनिश्चित किया जाना है। उसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण की जाएगी। द हिमाद्री फाउंडेशन और एम्स ने मिलकर ब्लड बैग को जयराम आश्रम से एम्स परिसर तक ड्रोन के माध्यम से पहुंचाने का सफल ट्रायल किया है। इस ट्रायल के सफल होने से पहाड़ों में ड्रोन के माध्यम से जल्द ब्लड बैग पहुंचाने का रास्ता भी साफ हो गया है। वहीं ड्रोन के माध्यम से ब्लड बैग पहुंचाने की सुविधा मिलने से अब मरीज की जान को बचाना डॉक्टरों के लिए और ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। बता दें कि जयराम आश्रम में द हिमाद्री फाउंडेशन की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसका शुभारंभ फाउंडेशन के सदस्य प्रतीक वर्मा ने किया। सर, मेरा नाम प्रतीक है, मैं सीनियर पायलट हूँ, सीनियर ड्रोन पायलट। ये यहाँ पे क्या ट्रायल का वो रखा गया था, क्या था? सर, यह जो ट्रायल था आज, ये हमने एम्स ऋषिकेश से जयराम आश्रम जो है, जयराम आश्रम से हमने यहाँ पे ब्लड भेजा है एम्स ऋषिकेश पे। 70 ml के 2 पैकेट थे, होप इतना ही होगा। जो हमने फार्मेसी आए थे, फार्मेसी में रखे हैं वहाँ पे, और जो यहाँ से जो ड्रोन है वो ड्रोन के अंदर ब्लड बाकायदा रख के और हमने यहाँ से एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। जैसा देख सकते हैं कि आज के टाइम में ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ अब इतना ही। नमस्कार।